यस सर। ये गिफ्ट आप ही की शॉप से खरीदी गई है? देखता हूँ सर। सर पिछले हफ्ते हमारी दुकान से खरीदा गया है गिफ्ट। उस दिन की सीसीटीवी फुटेज होगी आपके पास? जी सर। इस फोटो का साइबर सेल भेजो और पता करो कि ये फोटो एनलार्ज हो सकती है। सर एक मिनट। बंटी का पिता रोहित घर वापस आ गया, उसके बाद भी वैसी ही व्हाइट सीढ़न है जैसी हम ढूंढ रहे हैं। सर मारने का तरीका बिल्कुल नागौरी गैंग की तरह है। हो सकता है उसने वो तरीका अपनाया हो ताकि शक उस पे ना आके नागौरी गैंग पे जाए। बुलाए रोहित त्रिपाठी को। सर। हमने तेरी पूरी जन्म कुंडली निकाली रोहित, और पता चला है कि तू कभी बंटी के स्कूल गया और ना ही कभी उसकी टीचर से मिला। तेरी बिल्डिंग वालों ने बताया कि तू उसे अक्सर मारा पीटा करता था। बंटी के फ्रेंड ने बताया कि तूने कभी उसका बर्थडे नहीं मनाया। अपनी गाड़ी होने के बावजूद भी तू कभी उसे घुमाने नहीं गया, स्कूल छोड़ने नहीं गया, और उसके गुमशुदा होने पर अब तेरे चेहरे पर जरा भी परेशानी नजर नहीं आ रही। अब बता। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं। इनफैक्ट आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। चल अपनी सोच बता। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक बिल्डर हूँ और मेरी कई साइट्स हैं। इनफैक्ट कुछ साइट तो उस स्कूल के पास है जहाँ बंटी पढ़ता है, लेकिन मैं कभी उससे मिलने नहीं गया क्योंकि मुझे लगता है कि बंटी मेरी औलाद ही नहीं है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे जो अखिलेश जोशी रहता है, बंटी उसका बेटा है। अब आप ही बताइए, मेरी बीवी निशा, वो हमेशा उस अखिलेश जोशी के यहाँ ही मिलती है। अखिलेश जोशी भी बंटी को बहुत प्यार करता है। इनफैक्ट अब तो बंटी की शक्ल भी मुझे उस अखिलेश जोशी से मिलती हुई नजर आने लगी है। तो तुमने कभी बंटी का डीएनए टेस्ट नहीं करवाया? जी नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं बंटी को पसंद नहीं करता, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। कोई है वहाँ? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे माँ के पास जाना, अपनी माँ के पास। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। माँ के पास जाना है मुझे अपनी। सर सीसीटीवी में जो औरत नजर आई थी उसकी फोटो को हमने एनलार्ज कर लिया है, लेकिन वो फोटो की क्वालिटी कुछ खास अच्छी नहीं है, इसके लिए चेहरा क्लियर नजर नहीं आ रहा। सर ये बंसी है, इसने बच्चे की बॉडी को शनाख्त कर लिया है और ये उसे अच्छी तरह से जानता था। सलाम साहब। बोलो। सचिन अनाथ था साहब, और कुछ दिनों से उसका मन काम में भी नहीं लग रहा था साहब। क्या कर दिया? नुकसान का तेरा बाप भरेगा बे। और ये लो अपने 50 रुपए, और मस्त वाली अदरक की चाय बनाओ मेरे अंकल के लिए। अब ये कौन से अंकल पैदा हो गए तेरे? अरे अपने वही टॉप वाले कस्टमर हैं। 5 रुपए की चाय ना 50 रुपए में देते हैं। हाँ देख क्या, सचिन दिन भर उसी अंकल की राह देखता रहता था साहब, और एक दिन कहीं चला गया। हम समझे कोई दूसरा काम पकड़ लिया होगा और अंकल के साथ चला गया होगा। उस अंकल की शक्ल याद है? हाँ साहब। शिंदे, इसका चार्ट इसको बुलवा। हो सर। हाँ साहब, ये वही अंकल है। शिंदे, इस अंकल के बारे में सभी पुलिस स्टेशन पे पता करो, कहीं कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, और यहाँ के लोकल पेपर में भी इसकी फोटो पब्लिश करो। ये आदमी हमें जल्द से जल्द चाहिए। हो सर। आई आ गया तू? अरे ये सब छोड़, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या ये?
चश्मे कहाँ से लेके आया? अरे आई, पहले ये पेन के देख। अरे दिखा? नहीं दिखा। अरे किसने दिया बोल ना, कहाँ से लेके आया? ये पेन। अब कुछ दिखा? नहीं बाबा, नहीं दिखा। नहीं आई, तू देखना, एक दिन तू सब कुछ देख पाएगी। तू बैठ, देख ऐसा कुछ नहीं होने। अरे क्यों नहीं होगा? तुझे पता है इस शहर की सबसे बड़ी आई डॉक्टर मेरी अच्छी दोस्त बन गई है। कहानियां बनाना तो कोई तुझसे सीखे। ये चश्मे उस आंटी ने दिए मेरे राहुल को, मेरी आंखों के लिए। राहुल कह रहा था कि वो आंटी आंखों की बहुत बड़ी डॉक्टर है। फिर उस आंटी ने राहुल को खिलौनों के साथ साथ इनकी आंखें ठीक करने की भी आस दे रखी है। बहुत चालाक है आंटी। इस अंकल आंटी की जोड़ी ने बच्चों की मजबूरियों के साथ साथ उनकी जरूरतों को भी ढाल बना रखा है। शिंदे, अभी हम किसी भी बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक काम करो, इस शहर के जितने भी लेडी आई डॉक्टर्स हैं उनका डेटा निकालो और उस गिफ्ट शॉप वाली सीसीटीवी फोटो से मैच करो। हो सकता है कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। हो सर। अंकल मुझे और इंजेक्शन मत मारो प्लीज अंकल, मुझे बहुत दर्द होता है। प्लीज मुझे मेरी माँ के पास जाना है। नहीं 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 नहीं। एक और बच्चे की लाश, ये भी 8 से 10 साल के बीच लगता है। सर लगता है इसे मार के बोरे में डाला है। और सर ये टायर मार्क्स, लगता है किसी ने गाड़ी में लाके बोरा यहाँ फेंक दिया। मारने का तरीका बिल्कुल वही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाता हूँ और गुमशुदा बच्चों के माँ बाप को शनाख्त के लिए बुलाओ। सर देख नहीं सकती लेकिन महसूस तो कर सकती हूँ ना। यहाँ पे जब आती हूँ तो मेरा कलेजा मुंह में आता है। हाँ, किसी भी माँ के लिए इससे कठिन पल और क्या हो सकता है। ये तो मेरा बेटा बंटी है। बंटी उठ बेटा, मम्मा आ गई है। बंटी घर चलो उठ। बच्चे की मौत लिंक काटने से हुई है। इसके भी हाथ पांव पर रस्सी के निशान हैं, जैसे मुन्ना के केस में थी। इसका मतलब है हाथ और पांव बांधकर उसका लिंक काटा गया होगा और मारने वाले ने जख्म के ऊपर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन भी लगाया है। कातिल पहले बेरहमी से बच्चे का लिंक काटता है, फिर उस जगह पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाता है, बाद में मरने के लिए छोड़ देता है, चेहरा बिगाड़ देता है। पहले मुन्ना फिर सचिन और अब बंटी कातिल का शिकार बन चुके थे। मुन्ना और सचिन के केस में किसी अंकल का हाथ दिखाई दे रहा था और वहीं दूसरी तरफ राहुल और बंटी के केस में किसी आंटी के होने की आशंका नजर आ रही थी। लेकिन इतना तो साफ था कि ये औरत और आदमी साथ मिलकर काम कर रहे थे। पुलिस के पास आंटी की सीसीटीवी फुटेज और अंकल का स्केच तो था, मगर कोई ठोस कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी। पुलिस कातिल या कातिलों का मकसद जानने के लिए दिन रात एक कर रही थी। हेवी डोज में एनेस्थीसिया के इंजेक्शन दिए गए थे और उसे काफी मात्रा में फीमेल हार्मोन के इंजेक्शन भी दिए गए थे। बच्चे के लिंक काटने के बाद भी उसे 3-4 दिन तक रोज कम मात्रा में एनेस्थीसिया के इंजेक्शन दिए गए थे। ये शायद इसलिए कि वो दर्द से कम तड़पे, और ग्लूकोज और खाने की मात्रा तो ये 3-4 दिनों में तो ना के बराबर थी। बच्चे को रॉन्ग ड्रग्स, स्टार्वेशन और इंजुरी ने मार डाला। डॉक्टर, ये हार्मोनल इंजेक्शन क्या होता है? ये इंजेक्शन मेल की बॉडी में फीमेल के हार्मोन्स बढ़ाता है, जिससे मेल की बॉडी में फीमेल जैसे चेंजेस होते हैं। सारे विक्टिम्स लड़के ही, कोई क्यों इन मासूम बच्चों को ये इंजेक्शन दे रहा है? अच्छा डॉक्टर, इस तरह के हार्मोनल इंजेक्शन और एनेस्थीसिया किसी भी मेडिकल से आसानी से मिल जाते हैं? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन तो सिर्फ डॉक्टर को ही मिलता है और हार्मोनल चेंजेस की दवाइयां सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलती है।
सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस अंकल और आंटी के साथ लड़कों ने कोई बुरा बर्ताव किया और वो अपना बदला लड़कों के साथ इस तरह ले रही है? थैंक यू डॉक्टर। शिंदे पता करो ये हार्मोनल इंजेक्शन कौन कौन सा मेडिकल में मिल रहे हैं और किस किस ने खरीदा। सर यही है वो दुकान और यहीं पे आया था वो। ये आदमी आपके यहाँ पे आया था? शिंदे सब बता दो सब। वो अंकल एनेस्थीसिया की दवाई लेने आए थे। वो खुद को डॉक्टर बता रहे थे साहब। उनको कोई अर्जेंट ऑपरेशन करना था ये बोल रहे थे। जब मेरे सेठ जी खाना खाने के लिए बाहर गए वो फिर से आ गए और दवाई के बदले 10,000 रुपया देने का बोले। मैं लालच में आ गया साहब। वो 15 मिनट के बाद आया और मैंने पैसे लेकर दवाई दे दिया साहब। शिंदे उस दिन उस टाइमिंग पे ये प्रमोद जिस मेडिकल में काम करता है उसके आसपास जितने भी एटीएम में ट्रांजैक्शन हुए उन सब की डिटेल निकालो और सीसीटीवी फुटेज भी चेक करो। हो सर। मेडिकल शॉप के आसपास 3 एटीएम्स और उस वक्त तीनों एटीएम से मिला के कुल 25 एंट्रीज हुई थी। सर उनमें से इसे देखिए, इसकी शक्ल इस स्केच से मैच करती है। सर इसका नाम अमन माथुर है, पीएनसी बैंक का एम्प्लॉय, आजाद नगर में रहता है। इसके पास भी वैसी ही सफेद सीडान है जैसे आई विटनेसेस ने कहा था। अमन माथुर, चलो अमन माथुर को उठाते हैं। मैंने आपकी सारी बातें मान ली। अब तो मम्मी को वो चश्मा दे दीजिए जिससे उन्हें सब कुछ दिखने लगे। अमन माथुर वो तो नहीं है। कहाँ गया? उन्होंने संन्यास ले लिया है। 1 महीने से ज्यादा हो गया, मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई है। आपके पति ने संन्यास लिया और आपने उन्हें रोका तक नहीं? एक्चुअली वो बहुत ही जिद्दी किस्म के इंसान थे, किसी की भी नहीं सुनते। पिछले 1 साल में जो उनके अंदर बदलाव आया ना, उस वजह से उन्होंने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया था। आप लोगों की कोई औलाद? हमारी शादी को 17 साल हो गए, लेकिन हमारी कोई औलाद नहीं है। आखिर क्या कह कर गए थे? कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे गृहस्थ जीवन से संन्यास लेना है, इसीलिए मुझे नौकरी, घर सब कुछ छोड़कर चले गए वो। और उनकी कार? कार तो वो अपने साथ ही लेकर गए हैं। कमाल का संन्यास लिया आपके पति ने। संन्यास लेने गए वो भी पूरे मोह माया के साजो सामान के साथ। शिंदे अमन माथुर के कॉल डिटेल चेक किए? तो उसका नंबर पिछले 1 महीने से बंद है और कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उससे पहले उसके सारे कॉल्स ऑफिशियल कॉल्स थे। मुझे इस औरत पर भी शक हो रहा है। इसके फोन टैप करो और इस पर निगरानी रखो। अमर माथुर की कार को ट्रेस करो, सारे पेट्रोल पंप और सारे सिग्नल के सीसीटीवी फुटेज चेक करो। हो सर। जी मैं अमन माथुर के जगह पर ही पोस्ट हुआ। सुनने में आया है कि वो बहुत ही अच्छे मैनेजर थे। ठीक है, थैंक्स। सर इनके पास अमन को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन है। बोलो। मैंने कई बार अमन सर को लेडीज वॉशरूम में जाते हुए देखा है। एक बार तो मैंने उन्हें पकड़ लिया तो उल्टा मुझ पर ही भड़क पड़े। सर लेडीज टॉयलेट। जेंट्स टॉयलेट गंदा रखते हो, जाकर साफ करो उसको। मुझे तो लगता हाफिज की किसी लेडीज के साथ उनका चक्कर था। अमन सर का हम में से किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं था, मगर न जाने क्यों साल भर पहले से उन्होंने आदमियों के बजाय हमारे साथ रहना शुरू कर दिया था। पहले हमें अजीब सा लगा, मगर बाद में सब नॉर्मल लगने लगा। वो मेकअप के साथ साथ ज्वेलरी तक हमारे साथ डिस्कस करते थे। आपने उनसे इस चेंज की वजह नहीं पूछी? जी पूछा था तो उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी हमेशा उनसे शिकायत करती है कि उनको औरतों की पसंद नापसंद के बारे में कुछ पता नहीं चलता। शायद उनकी पत्नी के साथ कुछ ठीक नहीं था। वो बहुत वर्कहॉलिक है,
नौकरी छोड़ने से एक दिन पहले उन्होंने बहुत सा काम एक दिन में कंप्लीट कर लिया था। कौन सा काम? आई थिंक कोई सीज प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन की फाइल थी। ये हस्बैंड वाइफ का चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा शिंदे। बात कुछ और ही है। हस्बैंड ऑफिस के लोगों को बेवकूफ बना रहा है और वाइफ हमें। अमन के घर का सच वारों निकालो। चल। थैंक यू अंकल। कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लगा। अंकल हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा हम वहीं जा रहे हैं जहां तुम्हें बहुत मजा आएगा, और वहां ना तुम्हें एक नई मम्मी भी मिलेगी। राहुल, वो खिलौना तुमने वापस कर दिया ना? हाँ, वो तो कब का वापस कर दिया। राहुल, काय झालं तुला? आज इतनी देर क्यों लगा रहा है तैयार होने में? आई, देखना, बाल बन ही नहीं रहे। ला, इधर देख। बाल नहीं बन रहे। हाँ, होमवर्क सब अकेला ना, और स्कूल में ज्यादा मस्ती मत करना। हाँ, तुम्हारे काका अगले हफ्ते तक हमें पैसे दे रहे, तो स्कूल टीचर से बात कर लेना। हाँ, कि अगले हफ्ते तक हम स्कूल की फीस भर देंगे। हाँ, देख। हाँ, आई सांग ना, तू बिना देखे मेरे बाल कैसे बना लेती है? खरं सांगू, मैं देख सकती हूँ। म्हणजे? मन की आंखों से। मन की आंखों से मुझे सब पता चल जाता है। जैसे कि आज मुझे पता था कि तुम्हें हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है, तो मैंने आज तुम्हारे टिफिन में हलवा भर दिया। सच? हाँ। चलो चलो, अब लेट हो रहा है। बाय आई। हाँ, और धीरे जाना, दौड़ना नहीं। आई आता काय आई। हाँ, देख, एक दिन तो जरूर देख पाएगी। मेरी आंखें तो तू है। चल चल, अब निकल, लेट हो रहा है स्कूल के लिए। बाय। हाँ हाँ। कौन हो सकता है बच्चा, और किसने इसे इतनी बेरहमी से मारा होगा? एक काम करो, आसपास का अच्छी तरह से मुआयना करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। सर, शिंदे, जिस बच्चे की लाश मिली है उसकी उम्र तकरीबन 8 से 12 साल के बीच में। एक काम करो, आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में उन लोगों का पता करो जिन्होंने अपने 8 से 12 साल तक के बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई हो, और उन्हें फौरन बॉडी की शिनाख्त करने के लिए बुलवा। हो सर। बच्चे फूलों की तरह निर्मल और कोमल होते हैं। हम उन्हें पूरी हिफाजत से रखते हैं, उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ते।
अगर उन्हें कोई मामूली सी चोट या खरोच भी आ जाए तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। आखिर किसी की एक बच्चे के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? इस केस ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। एक बच्चे की निर्मम हत्या ने सबको झकझोर कर रख दिया। लेकिन क्या आगे ऐसे कई और बच्चे इस भयानक जुर्म का शिकार बनने वाले हैं? ये केस हमारे बच्चों की सुरक्षा के संगीन मसले पर एक सवालिया निशान है। बच्चे की मौत लोअर बॉडी पार्ट डैमेज और एक्सेसिव की ब्लीडिंग की वजह से हुई है। बच्चा काफी दर्द से गुजरा होगा मरने के पहले। इसके भी हाथ पांव पर रस्सी के निशान हैं। इसका मतलब है हाथ और पांव बांधकर लोअर बॉडी पार्ट को डैमेज किया गया है। और मारने वाले ने जख्म के ऊपर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन भी लगाया है। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? साहब, गरीबों की किसी से क्या दुश्मनी होगी साहब? मुन्ना को आखिरी बार आप लोगों ने कहाँ देखा? आज स्कूल गया था। स्कूल की छुट्टी में दोस्तों को दिखाई दिया। इसके बाद सब मुन्ना की बॉडी कब तक मिलेंगे? मुन्ना की डीएनए रिपोर्ट मैच होते ही बॉडी आप लोग को दे दी जाएगी। शिंदे सर, राहुल बेटा, ये किस चीज की आवाज आ रही है? मेरे रोबोट की। रोबोट की? किसने दिया तुम्हें ये? मेरी नई दोस्त आंटी ने। नई दोस्त आंटी? बैठ यहाँ पे तू। देखा? अरे ये क्या कर रही है? टूट जाएगा। देखो, ये जिस किसका भी है ना, उसे वापस कर देना, ठीक है? अरे ये क्या है? मैं उन्हें वापस नहीं दूंगा, उन्हें बुरा लग जाएगा। एक तो मैं कुछ मांगता हूँ तो तू दे नहीं पाती मुझे, और कोई और कुछ देता है तो भी मना कर देती है। देख, बकवास बंद कर। ये जिस किसका भी है ना, वापस लौटा देना, समझा तू? तू बहुत बुरी आई, मुझे नहीं खाना है खाना वाना। ये क्या आई? तू तो रोने लगी। मैं तो ऐसे ही कह रहा था। अरे नहीं, वो क्या है ना, एक डर सा लगा रहता राहुल। तू ही तो मेरा सहारा है। ये दुनिया ना बहुत बुरी है, बहुत मतलबी। बिना किसी मतलब के कोई किसी को कुछ नहीं देता। देख, तो ये जिस किसका भी है ना, उसे वापस लौटा देना। और तुम्हारी ये जो नई दोस्त है, उनको कभी घर पे लेके आना, मैं मिल लूंगी तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है आई। चल खाना खा। आई? अरे तू खा। सलाम साहब। अंकल गोला दो ना। पैसे लाओ। सर, मैं उसे देख नहीं पाया क्योंकि वो बहुत दूर खड़ा था। ठीक है, शिंदे ये आदमी अमीर है जो मुन्ना का इतना अच्छा दोस्त बन गया और उसे पैसे भी देता था। अब इसका जवाब तो मुन्ना के घर वालों के पास ही होगा। तो ये भी पता चला है कि बनवारी पिछले 2 साल से काफी कर्जे में था। एक बार तो उसने खुद को और अपने पूरे परिवार को खाने में जहर डाल के मारने की कोशिश की। बहुत बड़ा बवाल हुआ था इस मैटर पे, पूरा मोहल्ला इसके बारे में जानता है। चलो बनवारी के घर चलते हैं। सर, एक बार मारने की कोशिश की थी मैंने। मेरे घर के हालात बहुत खराब थे, पैसा नहीं था, काम नहीं था, ऊपर से कर्जा भी बहुत बढ़ गया था मेरा। लेकिन सब जैसा जैसा मेरे पास पैसा आया ना, मैंने कर्जा भी फेड़ा और मुन्ना मुन्नी को दोनों को भी स्कूल में भेजा। कुछ नहीं किया साहब। वो आदमी कौन था जो मुन्ना को पैसे और खाने की चीजें दिया करता था? साहब, हमें लगा कोई भला इंसान है जो इतनी महंगी चॉकलेट और टॉफियां लाता है। हम तो मुन्ना से अपने बहनों के लिए भी लाने के लिए कहते थे साहब। वो हमारे लिए खाने का पार्सल भी लाता था। अच्छा, किसी गाड़ी वाले या किसी ड्राइवर से आप लोगों की कोई दुश्मनी? हम किसी गाड़ी वाले को नहीं जानते साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सफेद गाड़ी वाले ने मुन्ना को किडनैप किया तो फिर उसकी जान ले लिया? आखिर उसकी इन लोगों से क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या वाकई मुन्ना के लिए वो एक अजनबी था या मुन्ना उसे पहले से ही जानता था? पता करो। सर, मेरा 11 साल का बेटा बंटी स्कूल से वापस नहीं आया।
आपने स्कूल में पता किया? सर सब जगह पता करवाया, स्कूल, उसके दोस्त से, रिश्तेदारों से, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। हस्बैंड कहाँ है? सब वो दुबई में है। बता दिए उन्हें, बहुत बिजी रहते हैं, शायद आज है। हम आपके बेटे को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, आप जाइए। तो बड़ा अजीब बात है, बेटा गायब है और वो खुद काम में बिजी है। शिंदे, ये केस कहीं मुन्ना के केस से रिलेटेड तो नहीं है? क्योंकि बंटी भी ठीक उसी तरह स्कूल के बाहर से गायब हुआ है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। राहुल, वो खिलौना तूने वापस कर दिया ना? हाँ, वो तो कब का वापस कर दिया। ये आवाज किसकी है? वो बाहर किसी बस की आवाज होगी आई। हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने खिलौना वापस कर दिया, और उस आंटी से भी कह दिया कि मुझसे वापस ना मिले, और वो कहने लगी कि वो तुझसे मिलने आएगी। ठीक है, शाबाश। स्कूल के अंदर पूछताछ से कुछ हाथ नहीं लगा। शायद यह मामला बाहर का लगता है। सर, ये बंटी के स्कूल का ड्राइवर है। बंटी को स्कूल तुम ही लाते ले जाते थे ना? हाँ सर। कहाँ गायब है वो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम नहीं? नहीं साहब, बंटी तो छुट्टी होने पर अक्सर देरी से स्कूल बस में आता था, और वो एक आंटी से मिला करता था। वो आंटी उसको रोजाना गिफ्ट दिया करती थी। अच्छा, जिस दिन बंटी गायब हुआ उस दिन तुमने आखिरी बार उसे कहाँ ड्रॉप किया था? सर, सुबह में तो वो स्कूल में आया था, और शाम में जाते वक्त तो बस में नहीं था। ठीक है, चलो। ठीक है सर। कोई खबर मिली बंटी की? बंटी की तो खबर नहीं मिली, मगर एक आंटी की खबर जरूर मिली है, जो बंटी से छुट्टी के बाद स्कूल में मिलने रोजाना जाया करती थी। आप ऐसी किसी आंटी को जानती हैं? आंटी? ऐसी कोई आंटी नहीं है। ऐसी एक आंटी है जो बंटी से मिलने रोजाना स्कूल जाया करती थी और उसे गिफ्ट भी दिया करती थी। गिफ्ट? हाँ, आजकल बंटी स्कूल से काफी गिफ्ट्स लाता था और कहता था कि उसके किसी दोस्त ने उसे गिफ्ट दिया है। मैंने उसको समझाया कि दोस्तों से गिफ्ट मत ले, क्योंकि हमें किसी चीज की कमी नहीं है। क्या मैं वो गिफ्ट देख सकता हूँ? हाँ, अभी लेके आती हूँ। सर, ये है वो खिलौना। सब बंटी ने मुझे कभी किसी आंटी के बारे में कुछ नहीं बताया। आपके पति नहीं आए अभी तक? जी नहीं। हम अपने बच्चों को बड़ी उम्मीदों के साथ इस दुनिया में लाते हैं, जी जान से उनकी परवरिश करते हैं, पर क्या हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से जानते हैं? क्या हमारे बच्चे बेझिझक बिना किसी दबाव के अपने मन की सारी बातें हमें बताते हैं? कहीं हमारा डर, हमारा अनदेखापन उन्हें हमसे दूर तो नहीं कर रहा है? और अगर ऐसा है तो माता पिता को एक ऐसा वातावरण बच्चों को देना होगा जहां वो अपने मन की बात दूसरों से करने से पहले अपने माँ बाप से करें, और इसकी पहल भी पेरेंट्स को ही करनी होगी। हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी है और उन्हें सही और गलत का फर्क बताना हमारा कर्तव्य है, और यहाँ इस केस में पुलिस भी अपने कर्तव्य से कोई समझौता नहीं कर रही थी। चिंदे, मुन्ना के केस में एक अंकल और बंटी के केस में आंटी, दोनों का मोडस ऑपरेंडी भी एक जैसे ही है, बच्चों को गिफ्ट और पैसे देकर उनसे दोस्ती करना। कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों एक साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं? सर, उन दोनों को कोई जानता है नहीं, किसने भी देखा है काफी दूर से देखा है, तो स्केच नहीं बनवा पा रहे। आसपास के सभी थानों में पता करो, कहीं बच्चों की ऐसी गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं कराई गई जिन्हें गिफ्ट और पैसे देकर किडनैप किया गया हो। अब ये केवल गिफ्ट ही हमारे पास हैं जो किडनैपर तक पहुंचा सकते हैं। पता करो गिफ्ट कौन से शॉप से लिए गए। सर, आंटी, गाड़ी बहुत अच्छी है। सर,
मुन्ना और बंटी के केसेस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। मुन्ना की लाश मिले 1 हफ्ता गुजर चुका है और लाश मिलने के तकरीबन 8 दिन पहले ही वो किडनैप भी हुआ था। बंटी को गायब हुए भी 1 हफ्ता हो गया। अगर ये वही गैंग है, बंटी की जान भी खतरे में है। हमें अलर्ट रहना होगा। काम करो, तुम आसपास के सभी स्कूलों में अलर्ट इशू करवा दो कि वहां के बच्चे और लोग इस तरह के किसी भी अंकल और आंटी से सतर्क रहें। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें और सभी पुलिस स्टेशन में इस केस की इंफॉर्मेशन दो। सब इलाकों में गश्त बढ़ा दो। ये अंकल और आंटी किसी भी हालत में गिरफ्तार होने चाहिए। हो सर। शिंदे साहब, अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो किसी भी तरीके से हमें मिलना ही चाहिए। क्या कहते हैं आप? भाई इसमें आपका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। कब से देख रहे आप फोन पे लगे पड़े। हमारा बंटी खो गया आपको, लेकिन कुछ चिंता ही नहीं है। जब से आए तब से फोन पे लगे पड़े। कुछ तो कीजिए। शिंदे साहब, मैं 5 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। अरे वो बात में बस मुझे अपनी किसी भी चीज में उलझाने की कोशिश मत करो तुम, समझी तुम? ऐसा कैसे नहीं उलझने? अरे हमारा बेटा है वो। एक बच्चे की निर्मम हत्या और दूसरे बच्चे की गुमशुदगी ने पुलिस की नींदें उड़ा दी थी। किसी ने कातिल को देखा नहीं था और ना ही कातिल का कोई सुराग पुलिस को मिल पाया था। पुलिस को यह केस जल्द से जल्द सुलझाना था क्योंकि उन्हें डर था कि कातिल के निशाने पर अगला कोई और भी हो सकता है। इस केस को 1 हफ्ता बीत चुका था लेकिन कातिल अब भी खुलेआम घूम रहा था। किसी को नहीं पता था कि बंटी कहां है, किस हाल में है, जिंदा भी है। साहब, मेरा बेटा राहुल कल नाना पार्क से गायब हुआ है। अभी तक घर वापस नहीं लौटा। आपके पास आपके बेटे राहुल के फोटोग्राफ है? हाँ। एक बात बताइए, आपके बेटे राहुल को आजकल कोई गिफ्ट दे रहा है? कोई अंकल या कोई आंटी? आपको कैसे पता? राहुल कह रहा था कि कोई आंटी उसकी नई नई दोस्त बनी है और उसे गिफ्ट देती है, लेकिन मैंने डांटा राहुल को और वो सारे गिफ्ट वापस भिजवा दिए। हेलो, क्या? ठीक है, आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए। हम जल्द से जल्द आपके बच्चे को ढूंढने की कोशिश करेंगे। शिंदे, चलो, नाले के पास एक और बच्चे की लाश मिली है। चलिए हटिए, चलिए पीछे हटिए। पार्टी आगे गया ना, हटी गया ना, हटिएगा। नहीं सर, ये मेरा बच्चा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। ये मेरा राहुल नहीं है। मैं 12 साल से इसके बाल बना रही हूँ। ये मेरा राहुल नहीं है। इसके कान भी इतने छोटे नहीं है। ये केस दिन ब दिन उलझनों से घिरने लगा था। मुन्ना का अपहरण और हत्या और एक और बच्चे की उसी तरह से की गई हत्या, इन दोनों की लाशों ने ये जाहिर कर दिया था कि उन्हें मारने से पहले कठोर दर्द और यातनाएं दी गई थी। कौन था ये दूसरा बच्चा? ऊपर से राहुल और बंटी के अपहरण की गुत्थी। आखिर कातिल का मकसद क्या था बच्चों का अपहरण करके ऐसी मौत देने के पीछे? क्या बंटी और राहुल जिंदा हैं या वो भी इसी अंजाम तक पहुंचने वाले हैं या फिर पहुंचा दिए गए हैं? अंकल, उस रूम में किसकी आवाज आ रही है? खाना खा लो। पर बताइए ना अंकल। आंटी, आंटी मुझे यहाँ से जाना है। आंटी मुझे घर जाना है। आंटी, इस
इंस्पेक्टर, बच्चे की मौत इन्फेक्शन की वजह से ही हुई है। जख्म के अंदर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की पट्टियां भिगोकर डाली गई थी, जिससे जख्म सड़ने लगा और कुछ ही दिनों में बच्चे की मौत हो गई, शायद 4 या 5 दिन। मतलब ये बच्चा पूरे 4-5 दिन दर्द से तड़प रहा होगा। कोई भला इस तरीके से इन बच्चों को क्यों मार रहा है? अगर ये प्रोस्टिट्यूशन या सेक्स रैकेट भी होता तो लोअर बॉडी पार्ट को क्यों डैमेज करते? सेक्सुअल वायलेंस भी कहीं नजर नहीं आया। बड़ा ही अमेचूरिस्ट काम है। चलो पूरे घर को अच्छी तरह से छान मारो। अमन का कमरा कौन सा है? शिंदे। सर सर रुकिए, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? सर चाबी दीजिए। सर इसकी चाबी मेरे पास नहीं है, इसकी चाबी उन्हीं के पास रहती है, वो इसे हमेशा लॉक रखते हैं सर। तोड़ दो। ये कपड़े? ये सारा सामान आपका? नहीं सर, मैं तो खुद सरप्राइज हूँ कि अमन की अलमारी में ये कपड़े कहाँ से आए। मिसेस माथुर, कहीं ऐसा तो नहीं आपके पति की लाइफ में कोई दूसरी औरत? हो सकता है सर, क्योंकि पिछले 1 साल से उनका जो रवैया था ना, वो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते थे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही औरत है जो अमन के साथ मिलकर इन सारी घटनाओं को अंजाम दे रही है? देखिए मिसेस माथुर, जो कुछ भी है सच सच बता दीजिए, मामला बहुत ही गंभीर है। सर मेरे पति शायद तंत्र मंत्र की विद्याएं सीख रहे थे। वो इस कमरे को घंटों बंद रखते थे। कमरे के बाहर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी सर, नाचने गाने की आवाजें आती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वो खुद से बात कर रहे हैं या फिर देवी माता से बातें कर रहे हैं। जब उनका कमरा खोलकर देखती थी तो सिंदूर फैला मिलता था सर। कहीं ऐसा तो नहीं संतान प्राप्ति के लिए आपके पति इन बच्चों की बलि दे? नहीं नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो तो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। हालांकि हमारी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो बच्चों की बलि दें। सर सीज प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स। इन प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से चेक करो। हेलो सर, मैंने माथुर की गाड़ी को बड़का नाका की तरफ जाते हुए देखा है। क्या? गुड, हम लोग अभी पहुंचते हैं। चंदे चलो। और कोई नहीं रहता क्या? बताता हूँ बेटा, अभी बताता हूँ। यहाँ ना बहुत लोग रहते हैं। मैं हूँ, तुम हो और तुम्हारे बहुत सारे दोस्त। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना। नहीं बेटा, तुम अपनी मम्मी के पास नहीं जा सकते। अब तुम्हारी नई मम्मी तुम्हारे सामने आएगी। तो वही कार है सर। बैंक ने जो प्रॉपर्टी सीज की थी और जिसके पेपर से हमें अमन के घर से मिले थे, वो यहीं करीब है। कहाँ पर? सर यहीं सीधे। चलो। क्यों किया ये सब तूने? मैंने पूछा क्यों किया ये सब तूने? बोल। पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं पता। मेरे अंदर अचानक ही परिवर्तन होना शुरू हो गया। लड़कियों की हर चीज मुझे अच्छी लगने लगी। मैं किन्नर बनना चाहता था। फिर मैं किन्नरों की टोली में भर्ती होने भी गया था।
और उन्होंने हमें बहुत मारा। उन्होंने कहा कि नड़ खुदा बनाते हैं, हम खुद नहीं बन सकते। मैंने सोचा अपना ग्रुप खुद ही बनाते हैं, पर मर्द मेरे झांसे में नहीं आए। फिर मैंने बच्चों को, लड़कों को अपना शिकार बनाया। उन्हें अच्छा खाना, अच्छे खिलौने और पैसों का लालच देता तो बहुत ही आसानी से मेरे साथ आने को तैयार हो जाते हैं। फिर मैंने सोचा उन लड़कों का लिंग काटकर उन्हें किन्नर बना दो, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। फिर उन्हें लड़की जैसा बनाने के लिए इंजेक्शंस भी दिए। लेकिन तुझे उन मासूम बच्चों को इतनी दर्द भरी मौत देते हुए जरा भी दया नहीं आई? नहीं, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था। मैं उन्हें सखी बनाना चाहता था ताकि मैं उन्हें नई जिंदगी दे सकूं और मैं उनके साथ नई जिंदगी बिता सकूं। तेरे इस बेतुके जुनून ने कई मासूमों की जान ली है। तेरे इस जुर्म के लिए मौत की सजा भी बहुत कम है। तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट आ गई रोहित। बंटी तुम्हारा ही बेटा है। काश तुमने बंटी को अपने बेटे जैसा प्यार दिया होता तो उसे बाहर के लोगों से प्यार ढूंढना नहीं पड़ता। मेरी आंखें तो तू है बेटा। कहाँ चला गया था अपनी माँ को छोड़कर? इंसान का चेहरा नहीं बल्कि उसकी मानसिकता उसे अच्छा या बुरा बनाती है, उससे अच्छे या बुरे काम करवाती है। अमन के अंदर भी विकृत मानसिकता जन्म ले चुकी थी जिसने उसे बदल दिया और ऐसा जघन्य अपराध करने पर मजबूर कर दिया। अक्सर समाज के दबाव में आकर हम कुछ बातें छुपाने लगते हैं। अगर अमन ने भी अपनी सोच में आए इस बदलाव के बारे में अपनी पत्नी या किसी साइकियाट्रिस्ट से शेयर किया होता तो उसे एक सीधी राह मिलती और वो इतना घिनौना अपराध करने से बच जाता। दूसरी तरफ ये केस सभी माता पिताओं के लिए भी एक सीख है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से समझें, उनकी बातें सुनें, उन्हें वक्त दें, उन्हें बाहर की दुनिया से अवगत कराएं और उन्हें हर पल सतर्क रहने की सीख दें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय